नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। दिल्ली कैंट थाना इलाके के पुराने नांगल में एक 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और उसके बाद हत्या के मामले पर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और वहां पर धरना भी शुरू हो गया। पीड़ित परिवार का यह आरोप है कि शमशान घाट के अंदर बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, उसके बाद उसकी हत्या की गई और बिना मां बाप के जानकारी के उसका जबरन अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने 4 गिरफ्तारियां की हैं, जिसमें पुजारी भी शामिल हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया। शुरुआत में पुलिस ने लापरवाही से मौत के सबूत मिटाने और परिजनों को बिना बताए अंतिम संस्कार करने जैसे मामले दर्ज किए, लेकिन SC/ST कमीशन के साथ हुई बैठक के बाद पुलिस ने गैंगरेप, हत्या, पॉक्सो, SC/ST एक्ट और जान से मारने की धमकी देने समेत अन्य कई धाराएं जोड़ दी हैं। आज इस मामले ने और तूल भी पकड़ा है। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज पीड़ित परिवार से मिले हैं। और इस घटना पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अब ट्वीट किया है और ट्वीट करके कहा है कि दिल्ली में 9 साल की मासूम के साथ जिस तरह की हैवानियत सामने आई है, हैवानियत के बाद हत्या बेहद शर्मनाक है। दिल्ली में कानून व्यवस्था दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिलनी चाहिए। कल पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा हूं। न्याय की इस लड़ाई में परिवार को हर संभव मदद करेंगे। हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर, जो आज पीड़ित परिवार से मिले हैं। चंद्रशेखर, आपकी उनसे मुलाकात हुई और इसके बाद केजरीवाल का भी अब ट्वीट आया है दिल्ली के मुख्यमंत्री का कि वो परिवार से मिलने जाएंगे और इस लड़ाई में, न्याय की लड़ाई में परिवार को हर संभव मदद करेंगे। अब के पहले आपको लगा कि ये जो मामला हुआ उसके बाद परिवार को कोई मदद मिली कहीं से? क्योंकि पहले जो मामले भी दर्ज किए गए थे वो दूसरी धाराओं में मामले दर्ज हुए थे और SC/ST कमीशन से बैठक जब हुई उसके बाद ही तमाम गंभीर एक्ट्स के तहत मामले दर्ज हुए हैं। देखिए, मैं आज परिवार से मिलने गया था और पूरा ये है कि कानून व्यवस्था पे बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार, और ये दिल्ली है, यहाँ देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, दिल्ली की खुद की सरकार, सारे केंद्रीय मंत्री, विदेशों की सारी एजेंसियां, सारी दुनिया का मीडिया यहाँ रहता है। उस क्षेत्र में ये पहली घटना नहीं, तीसरी घटना। उसके बाद उन पे गंभीर काम नहीं किया गया। लगातार कल परसों ये रात में घटना घटी है। उस माँ पे क्या बीत रही होगी? जो जब मैं मिला उनसे तो रोक पड़ी, चिल्ला पड़ी कि मेरी बच्ची मुझे लौटा दो। कहां से लौटा देंगे हम लोग? उस माँ पे क्या बीती होगी जिसने अपनी बच्ची को 9 महीने पेट में पालकर, उसको उसके जरा पैर मिले थे रात, वो उनसे लिपट के चिंघा रो रही थी, मुझसे कह रही कि वापस ला दो, उनको फांसी चढ़ा दो। तो बड़ा इस बात का भी वो है कि अगर पुलिस अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करेगी तो ऐसी घटनाएं बढ़ जाएंगी। बढ़ेंगी तो कल इसके जद में कौन से, किस जाति धर्म की बेटी, किसका खून आ जाएगा ये भी नहीं पता ना। कौन इस आंधी में, इस हैवानियत में मर चला जाएगा हमारे बीच से। उस बच्ची के अगर समय पे कार्रवाई होती तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें ना होती। आज हम सब लोग इसलिए जाना पड़ा, वहां धरना चल रहा है क्योंकि आरोपी पे कार्रवाई नहीं हुई। और प्रथम फेज में तो वो जो ऑफेंस लगाने थे वो भी नहीं लगाए गए। थाने में महिलाओं को, उस पीड़ित बच्ची की मां को बिठा के रखा गया, उसके पिताजी को, उनके साथ मारपीट भी की गई। ऐसा खुद उन्होंने मुझे बताया जाके मिलने पे। मैंने ज्वाइंट CP जी से भी बात की। मैंने कहा बताइए कि आप पीड़ितों की पिटाई होगी, आरोपियों को मिठाई खिलाओगे थाने में बिठा के? लेकिन अभी तक कोई सूद उनकी नहीं ली गई। ये दिल्ली है, इसके बाहर आम गांव देहात है जहां तक मीडिया भी नहीं पहुंचती, हम लोग भी देर से पहुंचते हैं। वहां कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं जन्म ले जाती हैं और आज तो समाज वहां बैठा हुआ है, तो वो तड़प रहा है, परेशान है कि कोई आए उनकी सुने। मैंने भी वहां से मांग की थी कि अरविंद केजरीवाल जी कहाँ है, मुख्यमंत्री हैं वो प्रदेश के, इन समाज के वोट पे बने हैं तो क्यों नहीं आ रहे इनके बीच में, आकर इनकी मदद करेंगे? न्याय की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? इन पे क्या संसाधन है? तो आपको लगता जहां पुलिस जो है वहां पर गए हैं और जब पीड़ित परिवार से मिले हैं उसके बाद इस मामले ने एक तरह से जोर पकड़ा है और कम से कम इतना गंभीर और इतना शर्मनाक मामला है कि इसको राजनीति से जोड़ना भी सही नहीं लगता। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है कि वो कल जाएंगे और आप ये बता रहे हैं कि पीड़ित परिवार का कहना है कि उनके साथ बदसलूकी की पुलिस ने। ये दिखाता है कि रवैया जो है पीड़ित परिवार के साथ वो क्या रहा। और अब जाके आरोपी कुछ गिरफ्तार, 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, तो उनके साथ बदसलूकी, मारपीट, ये भी आरोप है।
जी बिल्कुल आरोप है। उन्होंने ये बात स्वीकार की कि हमें बिठा के रखा गया और हम पे दबाव बना गया, और वो हमसे ये भी दबाव बनाया गया कि वो बयान जो दे उसमें कहें कि बच्ची की जो डेथ है वो करंट से हुई है। वो तो बच्ची नहीं मिल पाती। देखिए, मुझे बात कहनी पड़ेगी देश के सामने एनडीटीवी के माध्यम से कि हाथरस की घटना के बाद, निर्भया के मामले के बाद इन घटनाओं पे संज्ञान तो लिया जाता है, लेकिन अब आप देखिए ना, आरोपी कितने सतर्क हो गए हैं कि वो आरोप करने के बाद पीड़िता का सर ही जला देते हैं। ये सोचते हैं कि अब तो जब एविडेंस नहीं बचेगा, जब बच्ची नहीं बचेगी तो इसको जला दो। दिल्ली में ये हो रहा है। 9 साल की बच्ची, क्या गलती है उस बच्ची की और उस मां की क्या गलती है? क्या वो गलती है कि उस मां ने उसे जन्म दे दिया? ये दिल्ली की कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था कहां है? अगर इस तरह से 3-3 घटनाएं और इस क्षेत्र में, और एक तो पहले उसी शमशान घाट में जिसमें ये हुई, तो मुझे लगता है कि राजनीति से परे भी हमें सोचना चाहिए कि देश में महिलाएं जो आधी आबादी, अगर वो सुरक्षित नहीं है दिल्ली जैसी सिटी में भी, तो कहां सुरक्षित रहेंगी? और फिर कहां कहां छिपाए हम उन्हें, कहां घर के अंदर छिपा दे, तालों बंद कर दे 7 सालों में कि उनके साथ ये ना हो। तो ये तो एक सोच है। इसको जब मैं पहले से कहता रहा हूं, ऐसे अपराधों पे ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी और हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा कोई और जाए। कितनी दूर है प्रधानमंत्री आवास वहां से, मुख्यमंत्री आवास? कोई जाता तो उनकी पीड़ा सहने के लिए। अब हम लोग इसलिए गए कि कोई बोल नहीं रहा था, अब हम चले गए तो सब लोग बोलेंगे। मुख्यमंत्री जी से कोई भी सुधागी होगी कि नहीं, दलितों की तरफ भी देखना है, उस बच्चे के परिवार की तरफ भी देखना है। बुरा है कि कल बारिश में भी लोग पूरे दिन बैठे रहे, कोई नहीं गया। आज मेरे जाने के बाद मुख्यमंत्री जी को एहसास हुआ कि नहीं, उनका प्रदेश है, वो मुख्यमंत्री हैं, उनको जाके जाना चाहिए, उनको अपनी बात रखनी चाहिए, न्याय दिलाना चाहिए। बेटी किसी जाति धर्म की हो, मैं मानता हूं न्याय मिलना चाहिए और सख्त कार्रवाई हो। मैंने तो ज्वाइंट सीपी साहब ने कहा, बताइए ना कि मैंने क्या एविडेंस कलेक्ट किया पुलिस ने। तो पुलिस की जिम्मेदारी है ना, किसी जाति धर्म की बेटी हो, पुलिस तो इसलिए है ना कि वो सुरक्षा करे, और जब कोई अपराध हो गया तो उसमें एविडेंस कलेक्ट करे कि जिससे कि आरोपियों को सख्त जो है कार्रवाई हो, न्याय मिल सके। लेकिन ऐसा तो पुलिस ने कुछ नहीं किया। क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई जिन्होंने पीड़ित जो है मां को, पीड़िता की मां को पीटा, उसके पिताजी को पीटा, जिन्होंने लाठीचार्ज किया, एविडेंस जिन्होंने टेम्परिंग कराने का प्रयास किया, उन पर कार्रवाई हुई? कुछ भी नहीं है, जीरो, शून्य नजर आता है। 376 की बढ़ी है जी चंद्रशेखर जी, अब तक जिस तरह की बाद जी 376D बढ़ी, SC/ST एक्ट बढ़ी। जब मैंने पूछा कि क्यों नहीं बढ़ा रहे हो, जब ये तो है ना सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी निर्भया के बाद कि अगर पीड़ित परिवार इस बात की बात कह रहा है, स्वीकार कर रहा है, तो आपको करना चाहिए। लेकिन आप तो दिल्ली में नहीं कर रहे हैं, गांव देहात में क्या होगा? बहुत तकलीफ है। अभी सब लोग बैठे हुए हैं, हम लोग, मैं यही हूं दिल्ली में, दोबारा बैठेंगे, लगातार बैठे रहेंगे जब तक मांग पूरी नहीं होती। आप क्या कह रही थी? मैं सुनना चाह रहा हूं। जी, मैं ये जानना चाह रही हूं, आपने बताया जैसा कि दिल्ली में जिस तरह का सलूक उनके साथ हुआ है, पुलिस ने पहले तो निर्भया मामले के बाद भी जो गाइडलाइंस थी, लग रहा है कि उसको माना नहीं। पीड़ित परिवार को एक तरह से जो आरोप है कि हरासमेंट हुआ है, उनके साथ बदसलूकी हुई, और इन तमाम चीजों के बाद में वहां पर लोग अब धरने पे कल भी बैठे रहे, कोई मिलने नहीं गया। जो धरने पर लोग बैठे हैं, अब तक जो कार्रवाई की अब पुलिस ने कि 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उसमें पुरोहित भी हैं, वो क्या लगता है कि इस मामले में अब कार्रवाई जो हुई, लग रहा है कि कार्रवाई होगी, संतुष्ट हैं लोग? मांगे सख्त कार्रवाई की जो आप कर रहे हैं, सबूत भी मिटाए गए हैं, सख्त कार्रवाई, वहां पर जो लोग बैठे धरने पर, वो धरना कब तक बना रहेगा और क्या मांग वहां पर लोग कर रहे हैं? देखिए, जब मैं परिवार से मिला तब वो बोलने की स्थिति में नहीं, टूट चुका है परिवार। उनको लगता था कि मित्र पुलिस, दिल्ली की पुलिस और तमाम तरह के सिस्टम जो है उनको न्याय दिलाएगा। लेकिन जब उन्होंने देखा सिस्टम उनके खिलाफ है, सिस्टम उनको और धमका रहा, डरा रहा है, पैसों के ऑफर दे रहा है, कुछ लोगों ने ऑफर भी दिए, कुछ लोगों ने धमकियां दी, तो उनका विश्वास टूट गया। फिर उनका एक संदेश जो है, वहां की यूनिट भी मैं आर्मी के पास गया, उन्होंने मुझे बुला के कहा कि भैया ऐसे ऐसे मामला हो। कल वो बारिश में बैठे हुए थे, फिर मैंने कहा कि चलो मैं आता हूं। तो जब मैं गया, अब उनकी मांग ये है कि इस क्षेत्र में लगातार तीसरी घटना है, पहली घटना नहीं। दूसरा, वो 9 साल की बच्ची थी, पूरा जो है पूरा प्रयास किया गया कि उस सब का कोई हिस्सा ना मिले। जो तमाम तरह से वहां शराब और सब चीजें बरामद हुई हैं, जो आरोपी थे उनके पास से शराब और तमाम तरह की चिकन वगैरह वो लोग खा रहे थे, नशे में थे, ये चीजें बरामद हुई हैं। अब परिवार की मांग ये है कि इस घटना की ठोस जांच होनी चाहिए। वो तो CID जांच की बात कर रहे थे, लेकिन मैं चाहता हूं CBI जांच भी हो सकती है, या उसके अलावा दिल्ली पुलिस भी अच्छी जांच करे। जब भाई सारी एजेंसियां है ना हमारे पास, हमें क्या जाना थोड़ा है किसी दूसरे स्टेट से लेनी है या गवर्नमेंट से लेनी है, यहाँ पे सारी एजेंसियां है, उसकी ठोस जांच हो, जो आरोपी हैं और आरोपी के जो सहयोगी उन पर कार्रवाई हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले, और परिवार को जो है सुरक्षा जो है प्रबंध कराया जाए। SC/ST आयोग में मैंने बात की है, वहां ज्वाइंट CP से मैं लगातार यही पूछा था कि FIR कॉपी दीजिए ना,
क्या क्या ऑफेंस लगाए आपने? तो उन्होंने कहा कि हम लगा रहे हैं। मैंने कहा परसों से अब तक नहीं लगाया, 24 घंटे हो गए हैं, आपको तो कोर्ट में चार्जशीट ये पेश करनी थी, एफआईआर कॉपी। तो ये दिल्ली है सर। मैंने कहा ये तो देखिए ना, दिल्ली है, यहाँ क्या बदनामी करवा रहे हो? मैंने कहा ये पुलिस की खुद की ड्यूटी बनती है ये, कि वो एविडेंस को जो है कलेक्ट करें, एविडेंस टेम्परिंग करने वाले कार्रवाई करें, पीड़ित बच्ची के परिवार को जो है उनको सुरक्षा का माहौल दिलाएं, और उनको सड़कों पर बैठने के बजाय उनको बचा रोके कि आप चिंता मत कीजिए, हम विश्वास दिलाते हैं। लेकिन आप तो विश्वास खो चुके हैं। अगर आपका पे विश्वास होता तो सड़क पे क्यों बैठता? जी। और अगर दिल्ली की सरकार और यह सेंटर की सरकार जिनके अंडरटेकिंग पुलिस है वो का प्रयास करते, बीजेपी के यहाँ तो कितने मिनिस्टर रहते हैं, कितने एमपी हैं, कितने विधायक, कोई नहीं गया। तो परिवार यहाँ के मुझे कहना पड़ता है कि देखिए जाति बहुत बड़ी चीज है। तो बच्चे की जाति देख के मुझे लग रहा है कि लोग जा रहे हैं कि भाई देखो किस जाति की, अच्छा ठीक है, हमको फायदा है नुकसान है तो जाओ, और नहीं फायदा नुकसान तो मत जाओ, बाद में चुपचाप बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं, हम हाथरस की तरह लड़ेंगे इसको भी। और मैंने तो प्रयास किया, हम हमारी 25 वकीलों की यूनिट भी वहां गई थी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट की और दिल्ली कोर्ट की। हमने कहा है कि सारा मुकदमा हम लोग अपने लड़ेंगे बिना किसी खर्चे के, और हम इसको अंतिम दौर तक लेके जाएंगे जी। हाथरस की तरह, निर्भया की तरह अंतिम दौर तक ले जाएंगे, और सख्त से सख्त सजा इन लोगों को मिले, जिससे किसी दूसरी बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो। डर ये भी तो है ना, यहाँ सब लोग परिवार रहते हैं जी। किसी और बच्चे के साथ ऐसा हो जाए, अपराध बढ़ेगा, कम थोड़ा ही हो जाएगा जब अपराध पे कार्रवाई नहीं होगी। तो उस क्षेत्र में तो पहले से हो जानी चाहिए थी, लेकिन हुई नहीं। तो क्योंकि लगता है कि नहीं करनी नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करने का मौका मिल जाएगा लोग। जी हाँ, जी हाँ। तो आप कह रहे हैं कि ये मांग है कि कम से कम ये किया जाए, ठोस कार्रवाई हो आरोपियों के खिलाफ। इसके अलावा जो बड़ी बात है कि पीड़ित परिवार को डराया धमकाया जाए और उन्हें सुरक्षा दी जाए, वो सुरक्षित माहौल उनको मिले, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप कह रहे हैं कि आप निर्णायक बोर्ड तक इस लड़ाई को ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अकेली बेटी थी वो जी, वो अकेली बेटी थी उस परिवार, कहां से लाएंगे बच्ची वो? बिल्कुल। उसकी मां मुझसे कह रही थी बच्ची कहां ला दो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि कहां से लाके देंगे बेटी हमको? आपके पास कोई तरीका हो तो आप बता दो मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी। उन्होंने तो खो दी ना अपनी, वो कहां से लाएंगे? वो बच्ची भविष्य बनती, उस परिवार को संभालती, कहां जाएंगे मां बाप? बेहद अफसोसनाक और शर्मनाक है ये घटना। 9 साल की बच्ची जिसके साथ हैवानियत और उसके बाद हत्या, और माँ और फिर सबको जला देते हैं। जी हाँ, फिर सबको जला देते हैं और फिर परिवार को पीटते हैं, परिवार को डराते हैं। अरे ये भारत है, यहाँ महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, उनकी पूजा होती है। बिल्कुल। तो ये कौन महिला है, कौन बच्चा है जिनके साथ ऐसा हो रहा है? इस तरह का असुरक्षित माहौल बना रहेगा तो किस तरह से, जब राजधानी में ये हाल है तो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चंद्रशेखर, हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं गीता भट्ट, राजनीतिक विश्लेषक, और कुलदीप कुमार, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आपने अभी सुना होगा गीता जी और कुलदीप जी के चंद्रशेखर आज परिवार से मिलने गए थे, पीड़ित परिवार से, और जैसा वो बता रहे थे कि अब तक वहां पर कोई भी नेता एक तो मिलने नहीं गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अब ट्वीट किया है, लोग धरने पर बैठे हैं, कि वो कल जाएंगे। और बदसलूकी का आरोप है परिवार का, अकेली बच्ची थी। आपकी टिप्पणी चाहती हूं मैं, जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, केंद्र की जिम्मेदारी, मुझे पता आप कहेंगे, पर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया और किस तरह की कार्रवाई में इतनी ढिलाई देखी गई। और जो आरोप है परिवार का कि बदसलूकी, परिवार की बात सुनने को रजामंद नहीं रहे पुलिस वाले। जी देखिए, बहुत ही एक ये जो निर्मम हत्या और जो जिस प्रकार का दुष्कर्म एक इतनी छोटी बच्ची के साथ किया गया है, इसके तो जितना निंदा करी जाए, और जिन्होंने भी ये किया है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि बात ये भी है कि समाज में इतनी जो कुंठित सोच के लोग हैं, जो कि ऐसा सोच सकते हैं कि एक छोटी बच्ची को इस प्रकार से एक तरह से उसका नाजायज फायदा जिन्होंने उठाया है, इसके प्रति कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर किसी भी प्रशासन के व्यक्ति की ढिलाई हुई है तो उसके ऊपर भी इसकी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कई बार किया गया। और किसी नेता ने, जब तक चंद्रशेखर रावण यही बता रहे थे कि जब तक वो नहीं गए, अब उनके जाने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि वो कल पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे और न्याय की लड़ाई में पूरी संभव मदद करेंगे, लेकिन अब तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया था इस मामले पर। इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछना चाह रही हूं कि क्या इसको, मामले को इसको अहमियत ही नहीं दी गई, इतनी बदसलूकी की गई, आरोप जो है पीड़ित परिवार के साथ में, और अब इसके ऊपर यह आरोप जरूर लगेगा कि राजनीति हो रही है। कुलदीप जी। हाँ नगमा जी, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, मिल रही है।
हाँ, ये पहली बात तो देखिए, ये बहुत दुखद है कि दिल्ली जैसे शहर में, दिल्ली देश की राजधानी है, वहां पर इस प्रकार का एक 9 साल की बच्ची के साथ, जो मेरे परिवार की एक तरह से मेरी बहन जैसी थी, उसके साथ इस प्रकार का ये दुष्कर्म किया गया। और दूसरी बात मैं एक बता दूं आपको कि कल जब ये जानकारी हमें लगी सुबह 10-11 बजे के आसपास, तो मैं वहां दिल्ली का विधायक होने के नाते और एक आम आदमी पार्टी का सदस्य होने के साथ साथ उस समाज का व्यक्ति होने के नाते मैं सुबह सबसे पहले वहां पहुंचा और बारिश के अंदर बैठकर हम लोगों ने 3 घंटे वहां 4 घंटे प्रोटेस्ट किया। दिल्ली सरकार के मिनिस्टर वहां पहुंचे, जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं राजेंद्र गौतम जी, वो वहां पहुंचे, लोकल एमएलए वहां पहुंचे और हमारी सरकार पूरी लगातार वहां जाती रही और परिवार को न्याय की मांग हम करते रहे। मेरी कल भी वहां जाके पुलिस के बहुत बड़े वरिष्ठ अधिकारियों से मेरी बात हुई, मैंने उनसे 2-3 धाराएं के लिए कहा, उनसे केस दर्ज करने के लिए कहा, तो उन्होंने हमें ये कहा कि हाँ, हम केस दर्ज कर रहे हैं, पोस्को में हम दर्ज कर रहे हैं, हम SC/ST एक्ट में कर रहे हैं, हमने 164 के बयान कराए हैं बेटी के पहले जिस तरह के माता के, जिस तरह की धाराओं के तहत ये मामले दर्ज किए गए वो अलग थे कि मौत के जो सबूत हैं उनके साथ वो मिटा दिए गए। बाद में SC/ST कमीशन के साथ मीटिंग के बाद ये मामले दर्ज हुए हैं। लेकिन ये भी एक गीता जी एक पूरा ग्राफिक है कि दिल्ली में अपराध के मामले जो है वो बढ़े हैं लगातार। जी क्या है कि अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ उत्तर भारत में जितने राज्य उनमें लॉकडाउन के समय से जो महिलाओं के प्रति अपराध हैं उस सब जगह जो है बड़े हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। परंतु उसके ऊपर जो कार्रवाई है और खास करके जो एक्शन लेने की बात है उसके ऊपर भी प्रशासन को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, चाहे कहीं का भी प्रशासन हो। और साथ ही ये भी कि ऐसे विषयों को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए कि अभी जो भीम आर्मी के चीफ हैं वो राजस्थान में अभी कुछ समय पहले ही एक जो है ट्राइबल लड़की के साथ, एक छोटी बच्ची के साथ जिस प्रकार का दुष्कर्म किया गया और जिसके बाद उसकी हत्या हुई, लेकिन वहां वो नहीं गए। और मतलब इस प्रकार की जो राजनीतिकरण है ना, वो राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इसको एक सामाजिक दोष के रूप में देखकर और जो ये बुराई है उसको किस प्रकार से समाप्त करना चाहिए, उसके लिए जो सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता है, उन्हें इस प्रकार से इस विषय को देखना चाहिए। और अफसोस है कि ये ऐसी तरह से होता है। अभी भी चंद्रशेखर ये बात हमारे चैनल पर कहकर गए कि लोग देखते हैं कि जाति क्या थी पीड़ित की और उसी हिसाब से जाते हैं ताकि उन्हें किस तरह का राजनीतिक इससे फायदा नुकसान हो सकता है। तो ये होता रहता है। कुलदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ नगमा जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए ये दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बयां करता है। वो जगह है जो कंटेनमेंट एरिया है, जिसको लेकर बार बार ये बात कही जाती है कि दिल्ली का कंटेनमेंट एरिया है, इसलिए हम लॉ एंड ऑर्डर को दिल्ली सरकार को नहीं दे सकते हैं, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको देखेगी। तो आप सोचिए कि अगर जहां पर कंटेनमेंट जोन है, कंटेनमेंट एरिया है, पूरा कंटेनमेंट बोर्ड है, अगर उस जगह पे इस प्रकार का घटनाक्रम होता है, तो मैं कह सकता हूं कि आज जिस प्रकार से दलितों के साथ पूरे देश के अंदर इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं और लगातार आप देखने को मिलेगा। पहले हाथरस के अंदर भी ऐसे ही हुआ और वहां पर आपको देखने को मिला कि किस प्रकार से कुछ विशेष पार्टी के लोग जाकर एक अपराधियों के साथ खड़े हो गए। लेकिन मैं वही कहना चाह रहा हूं कि अगर आप जाति देख के, धर्म देख के अगर हम न्याय की मांग करेंगे तो मुझे लगता है कि हम देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज हमें हमारी बेटियों के लिए आज वो गीता जी, आखिरी कमेंट आपसे। आम आदमी पार्टी का ये लगातार कहना रहा है कि चूंकि दिल्ली पुलिस उनके अधीन नहीं है, इसलिए यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है, क्योंकि जो कंटोनमेंट के इलाके में अगर ऐसा होता है, ये केंद्र की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह का क्राइम ग्राफ बढ़ा है दिल्ली में। 2021 का ये आंकड़ा है कि जनवरी से 15 जून तक 833 रेप के मामले सामने आए हैं। तो ये एक मतलब बहुत अजीब खौफनाक ये आंकड़ा है। और अगर हम ये आम आदमी पार्टी की सरकार से पूछते हैं तो जाहिर है कि वो ये कहेंगे कि ये तो केंद्र की जिम्मेदारी है, पुलिस तो उनके अधीन है नहीं। देखिए, ये एक आसान तरीका है अपनी जिम्मेदारी से जो है हाथ झाड़ लेने का, लेकिन साथ में विषय ये भी है कि इस प्रकार का जो दुष्कर्म या बलात्कार की घटनाएं होती हैं, इसमें समाज में जो एक सोच है महिलाओं के प्रति, कारण की जो है पुरुषों के अंदर एक तरह से उनमें इतना वो आ जाता है, ताकत आ जाती है कि वो ऐसा करने का सोच सकते हैं। एक मानसिक ताकत जो उनके अंदर आती है, उसके विषय में भी सोचने की आवश्यकता है। उसके लिए आवश्यकता है कि हम सेंसिटाइज करें
ये समाज के लोगों को सेंसिटाइज करें और उसमें आम आदमी पार्टी। लेकिन हर बार देखिए सेंसिटाइजेशन की बात होती है, हर बार ऐसे मामले सामने आ ही रहे हैं, इनमें कमी नहीं होती। और दूसरे अफसोस की बात यह है कि मामले होते हैं पर उसके बाद जिस तरह से उसे डील किया जाता है या पीड़ित परिवार के साथ जो सुलूक होता है या न्याय की जो लड़ाई होती है वो कहीं अभी भी नहीं लगता कि बहुत आसान हुई है, जैसा इस परिवार के साथ देखा जा रहा है। जी इतना ही समय मेरे पास। कुलदीप जी अगर आपको जोड़ना चाहते हैं जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं ये कहना चाहता था कि जो आपने कहा, हाँ जो आपने कहा मुख्यमंत्री जी ने आज ट्वीट किया, मुख्यमंत्री जी कल से ही इसके ऊपर नजर बनाए हुए हैं और मैं भी वहां गया, हमारे और विधायक गए, हमारे और मंत्री गए। तो हम उस बच्ची को न्याय करने के लिए गए थे और हम ये दोबारा मांग करते हैं कि दिल्ली पुलिस को इसमें और स्पीड से काम करना होगा। और तो अच्छी बात है कि आप वहां पर गए। ये चंद्रशेखर रावण जो वहां गए थे उनका यह आरोप था कि उनके जाने के पहले कोई नेता वहां नहीं पहुंचा था, अब लोग वहां पर जाने लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुलदीप जी और गीता जी, आप इसमें शामिल हुए हैं। उम्मीद हम ये करते हैं कि इस बच्ची को न्याय मिले। और इस वक्त 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद मुलायम के बाद अब शरद यादव से मिले लालू यादव। अगले बस कुछ ही महीनों के बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ा मोर्चा है। तो बीजेपी के मिशन यूपी के तहत नेताओं के दौरे भी हो रहे हैं और असंतुष्ट सहयोगियों से मुलाकात भी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 7 और 8 अगस्त को यूपी जाने वाले हैं। वो कानपुर, आगरा और लखनऊ का दौरा करेंगे। संगठन से जुड़े नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी की कोशिश सिर्फ अपने संगठन को मजबूत करने की नहीं बल्कि अपने छिटके हुए सहयोगियों को जोड़ने की भी है। हमारी मुलाकात उन्हीं के आवास पे हुई है सुबह 7 बजे के आसपास और एक शिष्टाचार मुलाकात, एक अपना एक काम था इस इशू को लेकर के हमने उनसे मुलाकात किया था। देखिए हम बच्चे नहीं हैं कोई टाफी थमा के हमको लुभा देगा, ऐसा हम वो नहीं है। देखिए देश में पिछड़ों की आबादी 52% है 2011 की जनगणना के हिसाब से। प्रदेश और देश में उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति का सीएम होना चाहिए, पहला काम। और फ्रंट पे आकर के जो पार्टियां हैं वो ये बात कहें कि पिछड़ी का मुख्यमंत्री होगा तो फिर उस पर विचार किया जा सकता है। हम सबके अच्छे संबंध हैं और सभी से अच्छे संबंध, लेकिन संबंध का मतलब राजनीतिक दृष्टि से इसको नहीं देखा जाना चाहिए। व्यक्तिगत संबंध और राजनीतिक संबंधों में अंतर होता है, लेकिन फिर भी कोई बीजेपी के लिए कोई हर व्यक्ति का सम्मान है। जो भी बीजेपी की नीति रीति सिद्धांत में विश्वास रखता है हम लोग उसके साथ हम लोग काम करते हैं, लेकिन इसका मतलब गठबंधन नहीं हुआ करता है। तो छिटके हुए सहयोगियों को जोड़ने की कोशिश है। मेरे साथ अखिलेश शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। बीजेपी की कोशिश का जो मिशन यूपी है उसमें दिख रहा है कि कैसे लोगों को साथ जोड़ा जा रहा है, गठबंधन हो या नहीं। अगर ओम प्रकाश राजभर की बात की जाए अखिलेश, तो उनकी जो मुलाकात हुई है प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से, उससे क्या अंदाजा लग रहा है? क्योंकि पहले तो वो बीजेपी के साथ थे, उसके बाद अलग हो गए, उसके बाद उनके कई ऐसे बयान आए जिससे लगा कि काफी तीखे बयान थे और उनकी नाराजगी थी। अब ये माना जाए कि नाराजगी दूर हो गई है? अभी कह पाना मुश्किल है या कहें कि बहुत जल्दबाजी होगी। हालांकि उनकी जो मुलाकात आज स्वतंत्र देव सिंह से हुई अपने आप में एक बहुत बड़ा इशारा कर रही है कि किस तरह से आने वाले समय में दोनों ही पार्टियां एक बार फिर से साथ में आ सकते हैं। जो 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें ओम प्रकाश राजभर एक प्रमुख सहयोगी थे बीजेपी के, और बीजेपी के जो 300 से ज़्यादा सीटें आई उसमें उनकी भी एक बड़ी भूमिका थी। लेकिन बाद में दोनों ही पार्टियों के रास्ते अलग हुए। पिछले कुछ दिनों में बहुत तीखे बयान राजभर की ओर से आए हैं, लेकिन बीजेपी अपनी ओर से इस बात की पूरी कोशिश कर रही है नगमा कि किसी भी तरह से जो पुराने सहयोगी थे उनको दोबारा साथ लाया जाए। इसके साथ साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि जो नया जो मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो रही है योगी सरकार के, उसमें उनको जगह दे दी जाए। और शायद ये भी एक कारण है जिसके चलते ये मंत्रिपरिषद का विस्तार रुका हुआ है। खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस शनिवार और रविवार को लखनऊ, आगरा और कानपुर का दौरा करेंगे, संगठन के नेताओं से मुलाकात करेंगे और माना जा रहा है कि जल्दी ही उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का मंत्रिपरिषद विस्तार होगा। तो ऐसे में इन सहयोगी दलों को भी जगह मिलना निश्चित तौर पर तय मानी जा रही है और इसीलिए आज की जो मुलाकात है
राजभर के साथ स्वतंत्र देव सिंह की ये काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल, धन्यवाद आपका अखिलेश। ये मुलाकात जो है वो आने वाले दिनों की तरफ संकेत का इशारा करता है कि ये बात बन सकती है। स्वतंत्र देव सिंह के साथ मिले हैं ओम प्रकाश राजभर, और मुलाकातें और भी हो रही हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एकदम सक्रिय हो गए हैं। कल दिल्ली में उनकी मुलाकात मुलायम सिंह यादव से हुई थी और उसके बाद आज वो शरद यादव से मिले, जब उनकी बेटी मीसा भारती भी उनके साथ थी। इन मुलाकातों पर लालू यादव ने कहा है कि दोनों पुराने साथी हैं, इसलिए उनसे मिलने आए हैं। जमानत पर बाहर आए लालू प्रसाद यादव अभी नई दिल्ली में ही अपनी बेटी मीसा भारती के आवास पर रुके हुए हैं। हाल ही के दिनों में उन्होंने मुलाकातों का दौर शुरू किया है। मुलायम और फिर शरद यादव से मिलने के बाद लालू ने कहा कि तीनों काफी संघर्ष करके यहां पहुंचे हैं। शरद भाई हम लोग से सीनियर लीडर हैं और शरद जी के बीमार होने से और नहीं पार्लियामेंट के मेंबर रहने से आज सूना पड़ा हुआ पार्लियामेंट। हर इशू पर जातीय जनगणना हो या जो भी हो या मंडल कमीशन का सवाल का हो, काफी संघर्ष, मतलब हम तीनों आदमी मिलके मुलायम सिंह जी, शरद भाई सब, और अफसोस है कि अस्वस्थ हैं। अभी इलाज चल रहा है, हम लोग की शुभकामना है कि जल्दी ठीक हो जाए। लंबे समय के बाद लालू प्रसाद यादव सक्रिय नजर आ रहे हैं और अपने पुराने साथियों से मिल रहे हैं। 5 की बात में एक ब्रेक, उसके बाद डेरेक ओब्रायन के किस बयान पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। पेगासस जासूसी मामले और कृषि कानूनों को लेकर संसद की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है। सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध दूर नहीं हो रहा। आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा। ये संसद, संविधान, लोकतंत्र और देश की जनता का अपमान है। राज्यसभा में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से पेपर छीनने और टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन के पापड़ी चाट वाले कमेंट की ओर इशारा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद का अपमान किया गया है। दरअसल टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट करके कहा था कि पहले 10 दिनों में मोदी शाह ने जल्दबाजी दिखाई और औसतन 7 मिनट प्रति विधेयक के हिसाब से 12 विधेयक पास करा लिए। विधेयक पास करा रहे हैं या पापड़ी चाट बना रहे हैं। टीएमसी सांसद के इस कमेंट को लेकर आज बीजेपी ने जवाबी हमला बोला। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज राज्यसभा में कहा कि डेरेक ओब्रायन को इस बयान या इस ट्वीट के लिए माफी मांगनी चाहिए। And if he has some sense, he should apologize to the country and parliament. Please go to your seat. बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, बहुत ही शर्म की बात है कि टीएमसी के एक संसद सदस्य ने जो संसद की कार्रवाई है, जो संसद में कामकाज हो रहा है, उसको पापड़ी चाट बनाने से जोड़ करके और संसद की गरिमा का तो अपमान किया ही है, संसद सदस्यों का भी घोर अपमान किया है। जब उनको मौका दिया जाता है, चाहे बिल हो चाहे और भी मुद्दे हों, उस पर डिबेट करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, तो वो डिस्ट्रप्शन करने में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, हंगामे में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। बीजेपी के इस हमले पर टीएमसी नेता शुभेंदु शेखर रॉय ने कहा कि हंगामे के बीच दर्जनों भर बिल पास करवा लेना कौन सी संसदीय प्रणाली है। मेरे साथ तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शुभेंदु शेखर रॉय हैं। आज संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि तृणमूल के एक सांसद ने कहा है कि कानून जो पारित करा रहा है, ऐसा लगता है कि पापड़ी चाट बनाया जा रहा है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अगर 1 दर्जन बिल चंद मिनटों में पास किया जाता है, ऐसा इतिहास पार्लियामेंट में है क्या, और वो भी दिन में,
ऐसा कोई रूल है क्या कि जिन जब है हाउस में जब कोई आपका ऑर्डर नहीं है उस समय 1 दर्जन बिल पास करवा दिया सरकार ने? ये क्या संसदीय प्रणाली है ना, प्रथा है, कन्वेंशन है क्या? उसका जवाब पहले सरकार दे। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा ऑफेंसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है डेरेक ओब्रायन ने। अरे उसका मंत्री हरदीप पुरी ने हमारे सदस्य डॉक्टर शांतनु सेन को गाली बका, गंदा गंदा गाली बका। मैंने इन राइटिंग चेयरमैन को दिया, उसका क्या हुआ? मैं सवाल उठाना चाहता हूँ उसके हरदीप पुरी के खिलाफ क्यों व्यवस्था नहीं किया गया, क्यों एक्शन नहीं लिया गया? गंदा गाली बका हमारा मेंबर डॉक्टर शांतनु सेन के सबके सामने, और 10 पार्टी का आदमी साक्षी देने के लिए तैयार है। मैंने लिखित दिया है कंप्लेंट चेयरमैन के पास, उसका क्या हुआ? हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। संसद से हिमांशु शेखर, टीवी इंडिया। और एक ब्रेक के बाद नो पार्किंग जोन, नो स्मोकिंग जोन और नो स्पिटिंग जोन के बाद बना नो किसिंग जोन। आपने सुना होगा नो पार्किंग जोन, नो स्मोकिंग जोन और नो स्पिटिंग जोन भी, लेकिन अब मुंबई में नो किसिंग जोन भी दिख रहा है। दरअसल मुंबई के बोरीवली पश्चिम की एक सोसाइटी ने सामने की सड़क पर ही नो किसिंग जोन लिख दिया है। ये सत्यम शिवम सुंदरम सोसाइटी है। वहां के लोग अपनी सड़क पर युवाओं के बीच बढ़ते खुलेपन की बयार से परेशान थे। वहां की रुचि पारिक ने वीडियो बनाकर सोसाइटी में शिकायत की। इसके बाद सोसाइटी वालों ने सड़क पर ये लिखने का फैसला किया है। नो पार्किंग जोन, नो स्पिटिंग जोन और नो स्मोकिंग जोन तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन मुंबई में एक नो किसिंग जोन भी बन गया है। दरअसल ये बोरीवली का पश्चिम इलाका है, चिकूवाड़ी का, और यहाँ पर इस सड़क पर जो आसपास के रहवासी हैं इन्होंने नो किसिंग जोन यहाँ लिखवा दिया है। दरअसल इनकी समस्या है कि पास में ये गार्डन है, जॉगर्स पार्क है, और यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल गार्डन बंद है, तो अक्सर लोग यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, जो खास करके कपल होते हैं, युवक और युवती, और वो जिस तरह से बैठते हैं, जिस तरह से अपना आचरण करते हैं, जिस तरह से अपने खुलेपन का प्रदर्शन करते हैं, उससे कहीं ना कहीं इनको आपत्ति होती है। खास करके ये जो बिल्डिंग है सामने है, यहाँ सामने दिखाई पड़ता है। लिहाजा इन्होंने एक रास्ता निकाला कि कैसे रोका जाए, तो उन्होंने इसे नो किसिंग जोन कर दिया है। हमारे साथ हैं आसपास के ही इलाकों के रहने वाले लोग, इन्हीं से हम जानते हैं कि आखिर इसकी इतनी नौबत क्यों आई कि नो किसिंग जोन लिखना पड़ा। सर, आपका नाम क्या है? धीलेन मेहता। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? इधर चिकूवाड़ी लेक व्यू बिल्डिंग। अच्छा, ये बगल वाली लेक व्यू बिल्डिंग है। ये आप लोगों ने ये जो लिखा है किसिंग जोन, इससे आप लोग क्यों इसकी जरूरत पड़ गई और कितना सही मानते हैं? सही 100%, 101% सही है जी। क्योंकि यंगस्टर लोग आते हैं, कॉलेजियन आते हैं, दे आर स्मोकिंग एंड किसिंग, ऑल दिस न्यू अच्छी चीज़ नहीं है कि हम लोग सामने रहते हैं और छोटे बच्चे भी इधर शाम को साइकिलिंग करते हैं। वी आर वॉकिंग इन द इवनिंग सेम प्लेस, तो इट इज़ नॉट गुड फॉर अस। आपको दिखेगा सब एक स्कूटर पे 4-4 आदमी आता है। अच्छा, वो लोग आसपास के होते हैं? कहाँ से? ये एरिया के तो नहीं है, आजू बाजू के एरिया के है, और बैक साइड पे गली में कॉलेज है। अच्छा, वहाँ उसके लड़के लड़की लोग भी इधर आते हैं, और चिकूवाड़ी के तो नहीं रहते। पुलिस ने क्या कहा जब आप लोगों ने? पुलिस ने बोला हमारा रूल है, खाली वो लोग बाइक पे आते हैं, चलो चलो जाओ, तो वो लोग चले जाते हैं। पर वो लोग के पास सॉल्यूशन नहीं है पूरा कि वो लोग को इधर से जाके अंदर डाल दे। लेकिन हमारे हाथ में इसका रूल कायदा रूल नहीं है। अच्छा, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? कितनी मैं कम से कम 20 साल से यहाँ रहता हूँ। ये रोड पहले बंद था, बाद में इन्होंने ये किया, तो बहुत सारे बड़े बड़े इलाके के लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ये इधर कोई रुकावट नहीं है, या पब्लिक भी इतना करती है लेकिन उसका कुछ असर पड़ता नहीं है। तो ये एक एरिया ऐसा है कि ज़्यादा टू एंड फ्लो लोग नहीं है, ये पूरा रेसिडेंशियल एरिया है, तो जहाँ जितने भी लोग हैं वो वही रहते हैं, वही ज़्यादा करके टू एंड फ्लो करते हैं। तो ये एक शांत किस्म का ये है, इधर डिस्टर्बेंस नहीं है अकॉर्डिंग टू इट्स इंफॉर्मेशन। जब पुलिस ने भी कुछ नहीं किया, जनप्रतिनिधियों ने भी कुछ नहीं किया, तब उन्होंने एक रास्ता निकाला कि हम इसे नो किसिंग जोन में लिख दें। इसका कुछ फायदा हुआ है क्या, ये हम पूछते हैं। ये अच्छा, ये बताइए, जब लिखवा दिया गया है उसके बाद से कुछ कमी आई है?
कमी इतना कुछ 10-15% नॉट मोर। नए जमाने की जो नई बयार है और पारंपरिक जो संस्कार है, इनके बीच की जो टकरार है वो एक नया सवाल खड़ा कर गई है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयाल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। नए जमाने की नई बयार और पारंपरिक संसार में टकराव हो गया है, सुनील सिंह बता रहे थे। 5 की बात में इतना ही। नमस्कार।